जगह पर देख लें जहां पर यह हादसा पेश आया, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए। कतई तौर पर आज के दिन तक भी कोई ऐसी नहीं है कि जिससे किसी को ख्याल आया हो। मेरा ख्याल है कि इसका मतलब यह है कि हम तो फिर वो गुफ्तन और बर्खास्तन वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है कि आएँ और बात करें और अपने घरों को चले जाएं। दूसरा जनाब स्पीकर, जो मुफ्ती साहब की जो ये हादसा पेश आया है उसके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से कि उस दिन बात हुई थी कि उनको गवर्नमेंट के ख़जाने से कोई बाकायदा जो हादसाती मौत होती है या जिन हमारे खुदा न खास्ता अरकान का अपने टेन्योर के दौरान वफात हो पा जाते हैं, उस पर कोई प्रॉपर कानून साजी की जाए और उस पर जो है उनको कौमी ख़जाने के फ़ंड से कोई उनकी पेंशन, कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर मुख्तस हों। आपने देखा कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे भी हैं जिनका एक कर्नल या मेजर रिटायर्ड हो तो वहाँ पर मुरब्बों की ज़मीनें दी जाती हैं, तो यहाँ पर लोग शहीद हो जाते हैं, हादसों से दो चार हो जाते हैं, लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। फिर ख़ास तौर पर हमारे हुकूमत के फ़ंड से जो हमारे इदारे हैं, मतलब है कि जो हमारे इस्लामी इदारे उनको फ़ंड दिया जाता है, लाखों रुपए की ग्रांट दी जाती है, हमारे मदरसों को दी जाती हैं। मेरी आपके वसातत से ये गुजारिश है कि जो जहाँ पर उनका गांव है, जहाँ पर उनकी मौलाना साहब की रिहाइश है माजरत, वहाँ पर गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसे लेकर एक बड़ा मदरसा कायम किया जाए, तालीमी मदरसा, और जो उनके नाम के साथ मंसूब किया जाए। वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद तामीर की जाए, क्योंकि उनके बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उनका लाइफ टाइम जो उनके बच्चों के लिए कोई फ़ंड मुख्तस किया जाए, और ख़ास तौर पर वो एक बड़ा इंस्टीट्यूट, इस्लामिक इंस्टीट्यूट कायम किया जाए जिस गांव में उनकी रिहाइश है, और वहाँ पर कोई मस्जिद और इदारा बनाया जाए। मैं तवक्को करता हूँ जनाब स्पीकर के आपकी वसातत से मेरी ये गुजारिशात जो है ये ऐवान इक़्तिदार तक ज़रूर पहुँचेंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मोहतरमा डॉक्टर शहनाज बलोच साहिबा। थैंक यू सर। ये पूरा 20 फरवरी से जो सेशन चल रहा है उसमें मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ थे, चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मैं भी बोली शहीदों में शामिल हो जाऊं या रिज़्क़ को हिलाल कर लूं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जो सारे ऊंच नीच नज़र आ रही है, देखें ओलंपिक्स के 5 रिंग्स हैं और वो जो पांचों रिंग्स जुड़े हुए होते हैं तो कितनी खूबसूरत सी एक चीज़ बनती है। मैं यकीन रखती हूँ कि ये हमारे ये जो 5 रिंग्स हैं, जो सबसे पहले जहाँ मैं मौजूद हूँ जिसको हम ऐवान बाला कहते हैं, फिर उसके बाद हमारी जुडिशरी है, उसके बाद हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उसके बाद हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स हैं। ये सारे क्या हो गया हमारी कौम को, क्या हो गया हमारी कौम को? हम मिल बैठ के क्यों नहीं अपने मसले हल कर सकते? एज ए डॉक्टर मैं समझती हूँ कि जो दुश्मन भी होता है वो भी आपके दर पे आ जाए या कोई मसला हो जाए, मिल बैठ के 4 लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर मसले का हल निकालते हैं। मैं यकीन रखती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ जितने लोग हैं जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, सिंध से, पेशावर से, बलूचिस्तान से, सब मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करें, अपने पाकिस्तान को इस नहज तक न पहुँचाएँ। कल हम सोचें कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। बीइंग मुस्लिम मैं ये समझती हूँ कि ज़बान पे कंट्रोल और ज़बान से जो नुकसान होता है शायद वो सबसे बड़ा गुनाह है और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। शायद मैं ठीक ही बोल रही हूँ। तो हम तो मतलब जो मुआशरे में इस वक्त देखा जा रहा है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था शहीद मुफ्ती साहब के हवाले से, या हमारे जो चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में चल रही हैं या इस अदारे में, जिसका जो दिल करता है वो बोलना शुरू कर देता है। कोई पता नहीं कि सर पैर क्या चीज़ है, कहाँ बोलना है, कहाँ ख़त्म करना है। ये वाली चीज़ जो बग़ैर सोचे समझे बोलना और अपने अदारों के लिए बोलना, अपने लोगों के लिए बोलना, अपने लीडरों के लिए बोलना, या जिस तरह शहीद हुए हमारे भाई, मुझे तो वो लम्हा नहीं भूलता जो जुमे के दिन, जिस दिन हमारी यहाँ मीटिंग थी आर्मी चीफ के साथ। अगर मेरे कानों ने सही सुना उस दिन तो वो मौलाना साहब ये कह रहे थे
कि क्या पता हमें अगला रमज़ान भी नसीब होता है या नहीं होता है, तो पाकिस्तान के मसले और पाकिस्तान को ठीक करने का अल्लाह ताला कोई ज़रिया पैदा करे। जो कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जुम्मे का दिन था और वो हफ्ते के दिन हमसे फारिग हो, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास, और अल्लाह ताला भी रहम करे, अच्छे अच्छे लोगों को फ़ौरन ही बुला लेते हैं। और हम यहाँ पे अजाब में जो लोगों को छोड़ा हुआ, पूरे 23 करोड़ अवाम पे जो तमाशे मचाए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, ये जितने भी 5 साल ये गुजरे हैं, कुछ हद तक तो हमारे बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुछ न कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं। जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मैंगल के क़यादत में चल रहा है हिसाब किताब, मिसिंग पर्सनस का या फंड्स का कुछ बेहतरी जिसे कहना हुई है, उसके पर भी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा जारी रहे। और जो वाक़या शहीद साहब का हुआ है, जितनी बातें हुई हैं पिछले, उनमें कोर्ट के लिए जो बातें हुई या जो हमारे लीडरान के लिए जो बातें हुई, उन सबको सुन के कहीं कहीं दुख भी हुआ, कहीं कहीं तसल्ली भी हुई, कहीं कहीं ये भी सोचा कि नहीं शायद इस मुल्क के लिए कोई रास्ता निकल आए और बेहतरी का रास्ता निकल आए। मैं इन कुछ अल्फाज के साथ अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह अच्छे दिन लेकर आएगा। सरदार रियाज महमूद मजारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अपने इलाके के मुतालिक बोलना चाहता था रिगार्डिंग ये पानी का मसला है। वो बचानी साहब की भी तकरीर मैंने सुनी और काफ़ी लोगों ने, सिंध के लोगों ने तकरीरें की हैं रिगार्डिंग ये पानी के, तो उनका बड़ा गिला भी रहता है पंजाब से, हर किसी से। लेकिन हमारा एक तहसील है रुझान, हम पंजाब में होते हुए हम ना पंजाब का गिला कर सकते हैं, ना उसकी शिकायत कर सकते हैं, ना बलूचिस्तान की सकते हैं, ना हमें कोई एक्सेप्ट करते हैं। हमारा तहसील रुझान है जो पानी से बड़ा हमेशा महरूम होता है। हम ये चाहते हैं, अब इस वक्त कच्ची कनाल हमारे से तकरीबन 80 के 90 किलोमीटर हमारे तहसील से गुजरती है, लेकिन हमें एक बूंद पानी नहीं मिलता कच्ची कनाल से। और जब ये अभी इस वक्त फ्लड जब आता है या नए आती है, उसका सारा पानी जो है वो हमारी तहसील में आके उसको डंप करते हैं और हम उसी कच्ची कनाल से हम डूबते हैं। जब पानी वाफिर हो जाता है, किसी को ज़रूरत नहीं होती, तो वहद हमारा एक तहसील है जहाँ वो डेरा गाजी खान का पानी भी और बलूचिस्तान का पानी भी सारा उधरी डंप करते हैं। और जिस वक्त हमें पानी की ज़रूरत होती है उस वक्त हमें एक बूंद पानी भी नहीं देते। हमारे तहसील रुझान का जो पानी है 300 किलोमीटर दूर तौसा बराज से आता है जी। तौसा बराज से होते होते हम आखिर में बैठे होते हैं, जब तक वहाँ पहुँचते तो पानी ख़त्म हो चुका होता है। हमारा मिनिस्टर साहब तो नहीं है अभी वाटर रिसोर्सेज से, हमारे रिक्वेस्ट ये होगी जो कच्ची कनाल है उससे हमें पानी दिया जाए। मैं मेंबर भी हूँ इनका वाटर रिसोर्स, उधर भी मैंने बात उठाई है कि ताकि हमें कहते हैं जी ये पूरे सूबे आके बैठेंगे और फिर वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने कहा जी अगर वो सूबे अब एक हमारे तहसील के लिए तो कोई नहीं बैठेगा, हम एक गरीब सा तहसील है, हमें मेहरबानी करके इसका कुछ स्पेशल क्या करके हमें कोई वहाँ से कोई पानी दें। अगर हमारा पानी, अगर जो पानी हमें जो मिलता है पंजाब से या वो तौसा से, वो हमारा पता नहीं कोई 900 क्यूसेक है या 1500 क्यूसेक है, वो हमारे पास पहुंचता ही नहीं है, वो पीछे ही खत्म हो जाता है, चोरी कर जाते हैं। और हमारा कानून जो बना हुआ है, मैं बड़ा हैरान हुआ कि कानून जो है कि जो कट करे या चोरी करे उसके ऊपर जुर्माना करते हैं जी 2000 रुपया। मैंने कहा वेरी गुड, 2000 रुपया आप जुर्माना करें, सारा सीजन आप पानी पिए और अगलों को पानी न जाए। तो इसके लिए हम अब किस को हम शिकायत करें? वज़ीर आज़म को कहें या वज़ीर आला को कहें या मिनिस्टर जो हमारा वाटर उनसे बात करें। हमारा मेहरबानी करें ये पानी का मसला हल किया जाए और जो वाफिर पानी होता है या नहीं होता तो ये हमारी तरफ ना डिवर्ट करें। और हमारे से एक जुल्म एक और हुआ है, कुतुब किनाल का एक हमारे वो उन्होंने बनाया है। हमारा मकसद ये है कि जितना भी ये हिल टॉरेंट्स के पानी होते हैं
बिफोर पार्टीशन से पहले, अंग्रेजों से आने से पहले एक कुदरती उनकी गुजरगाहें होती थी। बारिश आती थी, बारिश पहाड़ों पे आता है, वहां से वो सीधा डायरेक्ट दरिया में चले जाते हैं। अब उन गुजरगाहों पे लोगों ने घर तामीर कर दिया है, आबाद कर दिया है, और वो पानी उधर से नहीं जाते। अब उन्होंने सारा का सारा पानी तो हमारे तहसील में भेज देते हैं, और इसी वजह से हमारा तहसील हमेशा डूब जाता है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर तवज्जो दे कि हमारा मसला हल करे, मेहरबानी जी। जी बचानी साहब, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट इज जनाब कादर खान मंदोखेल साहब। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ईद का मौका है, 1 या 2 दिन रह गए, और यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें अभी तक नहीं मिल रही है। रेडियो पाकिस्तान की 4000 मुलाजमीन, जिसमें से 1000 बेवा हैं, उनको पेंशन नहीं मिली है। रेलवे मुलाजमीन को कोई अभी तक पेंशन और तनख्वाहें नहीं मिल रही है। और मैं ये कहूँगा कि इस हवाले से मैं क्या कहूँगा कि बहुत सारे जो, मैं वो बात तल्ख नहीं करना चाह रहा हूँ जो वज़ीर साहबा ने हमारे बारे में कहा है, हमारे ऑनरेबल किशोर साहबा को वो आपको खुद बताएंगे। लेकिन साद रफ़ीक साहब की मौजूदगी का दोबारा फ़ायदा उठाते हुए मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जो मैंने कॉलिंग अटेंशन में बात की थी, ज़ोब रेलवे स्टेशन जहाँ कब्ज़ा हो चुका है, डीएस या वो जो चेयरमैन रेलवे है उन्होंने वहाँ इंक्वायरी की है। 168 ख़ानदान वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे सरकारी क्वार्टर में वहाँ पे मुकीम है, जबकि 168 के अंदर हर क्वार्टर के अंदर 4-5 फैमिली है जो तनख्वाह है वो यानी किराए ले रहे हैं। ये फिर किराए रेलवे के अफसरान को बाकायदा किराए की मद में दिया जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस केस को बार बार मैं उठा रहा हूँ, उसको कमेटी, रेलवे कमेटी के हवाले कर दिया है, ताकि ये ML3 जो बनाने का इनका प्रोग्राम है वो हो जाए। और यहाँ पे बराबर में तीनों तरफ हमारी ज़मीनें हैं, मेरे गांव है, वहाँ लाकानियत, वहाँ फाशी, वहाँ पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही है, जिसने बदनामी हमारे अपनी गांव की अपोजिट की हो रही है। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि इस केस को अगर कमेटी को सुपर्द किया जाए ताकि प्रॉपर इसको खाली किया जाए, उसकी इंक्वायरी हो जाए। जनाब साद रफीक साहब, मिनिस्टर फॉर रेलवे। स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं, इसे आप रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी फरमाया ना? जी। हाँ, तो बिल्कुल सपोर्ट करें ताकि इसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, और ऑनरेबल मेंबर की तसल्ली भी होनी चाहिए, और अगर कोई खराबी है तो उसको दूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू मिनिस्टर साहब। रेफर टू, आई थिंक इट हैज बीन रेलवे स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे। यस, थैंक यू। नेक्स्ट इज चौधरी हामिद हमीद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे कोलीग भी थे, और उनका इस तरह दुनिया से जाना, अचानक हादसे में उनकी डेथ होना, मैं समझता हूँ ये पूरी पार्लियामेंट के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अलमिये से कम नहीं है। कब करना? उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान कितना जिस कर्ब से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से दो चार है, ये तो वो खुद ही महसूस कर सकते हैं जिसको ये जख्म लगा हो। मगर बहुत सारी सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च की गई मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के खिलाफ। उनकी तस्वीरों पे मखसूस लोगों की तरफ से क्रॉस लगाकर तनकीद की जा रही है। एक शख्स जिसने यहाँ पे सर्व किया हो और पार्लियामेंट का एक हिस्सा रहा हो, उस पे मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, FIA को ये हदायत जारी की जाए कि जो जो शख्स सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की किरदार कशी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी शख्सियत के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और बहुत सारी थ्योरी सोशल मीडिया पे ये पेश की जा रही है कि खुदा ना खास्ता उनका कोई टारगेट किलर किया गया है।
को उनको पॉइंट आउट करके ये एक्सीडेंट प्लान किया गया है और बेशुमार इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे की जा रही हैं जो कि अननेसेसरी हैं, बगैर किसी सबूत के हैं। तो मेरी आपके तवस्सुत से ये गुजारिश होगी कि एक हादसा रूनुमा हुआ और उस हादसे को टूल बनाना, ये कुछ अकाउंट्स का शेवा बन गया है कि सस्ती शोहरत के लिए और अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए वो बेशक अरशद शरीफ का कत्ल हो, वो बेशक मुफ्ती अब्दुल शकूर का एक्सीडेंट हो, चीज़ों को एक सिम्मत की तरफ लेके जाना और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पे पेश करना, मुल्क और कौम के सादा लोगों को गुमराह करना, जनाब स्पीकर मैं समझता हूँ इससे बड़ी बददियानती नहीं है। आज मुल्क जिस परेशानी से, जिन मसाइल से घिरा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा अंसर झूठ का है। वो कोई भी ऐसा टूल, कोई भी ऐसा इदारा आज इस चीज को खत्म करने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं उठा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी पेश हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमा दीजिए कि कौन सा ऐसा मोमिन का अमल है कि जिसके बगैर वो मुसलमान नहीं रह सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां दीगर इरशाद फरमाए तो एक लफ्ज उसमें झूठ था कि जो झूठा होगा वो मुसलमान नहीं रह सकता। तो आज हम देखें किस किस तरह का प्रोपेगेंडा, उसको सियासत का नाम दिया जाता है, उसको इलेक्शन कैंपेन का बहाना बनाया जाता है और हर तरह का झूठ इस वक्त आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। कुछ दिन पहले आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि फैसलाबाद की एक खातून ने नबूवत का दावा किया। इसी तरह का एक इंसिडेंट सरगोदा म्यानी में हुआ। वहां पे कादियानियत ने एक मस्जिद का आगाज किया और उस मस्जिद को बाकायदा बोर्ड लगाकर यह बताया गया कि यह इबादतगाह मरज़इयों के लिए है, यहां पे मुसलमान कम्युनिटी का दाखिला मना है। तो जिनको इस पार्लियामेंट ने, जिनको इस हाउस ने गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया और साथ साथ ये भी तय किया कि कादियानी कोई अपनी इबादतगाह मस्जिद पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बनाएंगे। तो मैं पूछना यह चाहता हूं कि किस तरीके से वो मस्जिद म्यानी में बनी, किस तरीके से जाके उनको वहां पे मुकामी लोगों को मस्मार करना पड़ा, उनके मीनार लगाने की इजाजत किसने दी, उस मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत किसने दी। आज आप देखें कि पाकिस्तान के किसी भी तूलो अर्ज में आपने मस्जिद बनानी हो तो हमें डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लेटर आता है कि जब तक इस मस्जिद की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी आप यहां पे मस्जिद की तामीर नहीं कर सकते। मेरे सरगोदा शहर में तकरीबन 9 से 10 मेरे हल्के की मसाजिद ऐसी हैं जो पिछले 1.5 साल से बंद हैं। वो इसलिए नहीं बन सकी कि उन मसाजिद के पास NOC नहीं है। मैं पूछना यह चाहता हूं जनाब स्पीकर आपके तवस्सुत से कि वो मस्जिद म्यानी में कादियानियों ने बाकायदा रोड के ऊपर बोर्ड लगाकर न सिर्फ वहां पे अपनी इबादत शुरू की, उसकी किसने इजाजत दी, उसकी किसने परमिशन दी कि वो वहां पर नमाज अदा कर सके, वो वहां पे अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सके।
मैं बतौर मुस्लिम, बतौर पाकिस्तानी आपसे ये मुतालबा करता हूं कि इस चीज की न सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए बल्कि ये तमाम इदारों के लिए भी मैं समझता हूं कि उनकी जिम्मेदारी में, उनके फ़राइज़ में शामिल है कि जिस कम्युनिटी को यहाँ पे हम मुसलमान नहीं तसव्वुर करते, इस पार्लियामेंट ने उसको डिक्लेयर किया है, उनकी इबादत गाह यहाँ पे उनको इजाजत देना, उनके मस्जिद का क़याम आना, क्या इंतजामिया सो रही थी? क्या इनके इंफॉर्मेशन नहीं थी? तो जनाब स्पीकर, आपसे ये गुजारिश है, रमजानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में जहां पार्लियामेंट के ये अरकान, ये मेंबरान यहाँ पे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, तो मैं भी बतौर मेंबर अपना ये फर्ज अदा कर रहा हूं। आप बतौर स्पीकर इसका नोटिस लें और इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाएं ताकि उन इदारों के खिलाफ कि जो इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके, ये बात वाज़ेह हो सके कि ये किन की नेग्लिजेंसी और किस तरीके से उसको ये इशू बनाया गया। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इसके ऊपर फिल फॉर आप नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोहतरमा महनाज अकबर अजीज साहिबा। स्पीकर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसरदा हूँ जनाब मौलवी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के एक्सीडेंट में चले जाने से। शौक हुआ जब ये ख़बर पड़ी, ख़्याल ये रहा कि शायद वो अपने हलके में जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ होगा, मगर मैरियट होटल से चंद कदम दूर शायराए दस्तूर पे ये एक्सीडेंट होना और इस तरह उनका चले जाना, ये तो अल्लाह के काम हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि मौत का दिन तो मुकर्रर है, चाहे आप गारों में छुप जाएं, मौत ने तो आना है, मौत से कोई नहीं छुप सकता। ये बात की क़यास आराइयाँ हैं और ये मसले हैं जो पीछे रह जाते हैं उनके। स्पीकर साहब, आज मैं बात करूँगी पीछे रह जाने वालों की। मैं एक बीवी हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं दर्द महसूस करती हूँ। मैंने उस बच्चे मोहम्मद की तस्वीरें देखी, वो मासूम ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा है अपने बाप की मैयत को देख के। उसे ये लग रहा होगा, शायद मेरी ममता ने ये महसूस किया कि उसको ये लग रहा होगा कि शायद अब्बू वापस आ जाएंगे और इस ईद पे हमारे लिए बहुत से तोहफे लेके आएंगे। और उनकी बाकी औलादें भी होंगी, उनको भी ये लग रहा होगा, उनके घर के जो बाकी अफराद होंगे उनको भी ये लग रहा होगा कि ये एक बहुत डरावना सा ख्वाब है और ये अब दूर हो जाएगा। स्पीकर साहब, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जब हमारे कॉलीग थे इधर, तो मुझे ये नहीं पता था कि उनका बैकग्राउंड क्या है, और जहाँ पर बहुत सी बुरी बातें सोशल मीडिया पे शेयर हुई, वहाँ पर कुछ हकायक सोशल मीडिया पे शेयर हुए जो दिल दहला देने वाले थे, जो मज़ीद अफसरदा करने वाले थे कि ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, तू अच्छे बंदों को इतनी जल्दी ले जाता है। मस्जिद से मुंसलिक एक घर में वो रहते थे, घर की तस्वीर देखी, वो खुद कहीं पर बैठ के ये कह रहे थे कि मेरे घर में तो कच्चे के अलावा कोई एक पक्की ईंट भी नहीं लगी हुई, और वो मस्जिद का ही घर था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में जो एक उनके लिए अफसोस की तकरीर की थी, उसमें बताया कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं अपनी सैलरी सबमिट नहीं कर सकता या गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। हम में से कितने ही लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये कह सकते हैं? सर, जब ऐसा सरबराह घर का, ऐसी छत, ऐसा बड़ा दरख्त चला जाए, तो सोच जो है वो हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि जी अब नमाज जनाजा हो चुकी, अब ये किस्सा ख़त्म हो चुका, अब चलिए अगला दिन गुजारते हैं और अगली पॉलिटिकल बात को सोचते हैं।
सर पीछे जो उनके बाल बच्चे रह गए उनका क्या होगा? वो हमारे कॉलीग थे ना, उस बच्चे का क्या होगा? उसकी ईद का क्या होगा? उसकी ईदों का क्या होगा? उनके बाकी बच्चियां भी हैं, उन बच्चियों का क्या होगा? हो सकता है सबसे छोटी 6 महीने की हो, क्या होगा उनका? उनका कौन सरपरस्त होगा? उनका कौन सा घर होगा? अभी बाप के सर पे होते हुए वो कच्चे मकान में रहते थे। बाप अपनी जो एक मीगर सी मिनिस्टर की सैलरी होती है वो लेके जाता था घर और उससे खाने पीने का निजाम चलता था। वो भी अब हट गया। वो तो फैमिली इस काबिल भी नहीं होगी कि वो जिन्होंने गाड़ी को टक्कर मारी उनको परसू कर सके। मौत तो हो गई, उनका असासा तो चला गया। सर मगर हम क्या करेंगे? हम जो इस ऐवान में बैठे हैं, हम उनके बाल बच्चों के लिए क्या करेंगे? मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सर कि हम कोई कॉम्पेंसेशन का इंतजाम करें, और मेरी अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी जो एक निहायत रहमदिल इंसान है कि उनकी कॉम्पेंसेशन का बंदोबस्त करें। इन बच्चों ने पढ़ना है, इन बच्चों ने जवान होना है, इन बच्चों ने गुजारा करना है, और ऐसे और हमें उनको इनाम देना चाहिए इस बात का। recognition is not enough, we have to compensate। उनका नाम दिया गया है हिलाले पाकिस्तान के लिए, बहुत खूबसूरत बात है, मगर सर रोटी तो खानी है, स्कूल तो जाना है, बीमार तो पड़ना है, कौन करेगा? और जिंदगी तो बहुत लंबी है। ये हमारा इस पार्लियामान का और इस वक्त जो हमारे वजीर आजम हैं उनका फर्ज बनता है कि हम मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर को उनका इनाम दें, उनकी सफाई का, उनकी सच्चाई का, उनके जो है एक कच्चे घर में रहने का और इन हालात में गुजारा करने का, उनको इनाम दें और उनकी फैमिली को कॉम्पेंसेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा, आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं समझता हूँ कि आज पूरे हाउस के यही जज्बात हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के लिए, और पाकिस्तान के पूरे अवाम के भी ऐसी नागहानी उनको जो है वो मौत हुई जो शहादत का दर्जा रखती है। तो मैं आपके इल्म के लिए बताऊं कि मैंने एज ए स्पीकर जो है ये जो आपने मामला उठाया है उसके लिए नेशनल असम्बली की जो फाइनेंस कमेटी है उसको मैंने रेफ़र कर दिया है, और मैं चाहूँगा कि वो फौरी तौर पर अपनी मीटिंग करके उसका जो है वो मामला ठीक तरीके से देखें। और मैं वज़ीर आज़म साहब से भी मैं भी ये हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूँगा कि वो जो जहाँ उन्होंने मरहूम के लिए बड़े एजाज़ का ऐलान किया है वहाँ पर ये माली मामलात भी जो हैं उनको भी देखें, इंशाअल्लाह ताला वो भी देखेंगे। जी मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर। सर आज का दिन बहुत अहम है, और आज वो सुनहरी दिन है जब पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं आइनी तरमीम पर दस्तखत किए। वो 18वीं आइनी तरमीम जिसका जिक्र 1973 के आइन में था, और वो devolution of power to the provinces of Pakistan or the federating units of Pakistan to ensure strengthening of federation was committed in 1973, but unfortunately sir, जो मुल्क के हालात रहे और जिस तरीके से पाकिस्तान को मुतफ़क्का आइन देने वाले अजीम लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती फैसले के नतीजे में फांसी देकर शहीद किया गया, उसके बाद मुल्क का और नुकसान तो हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के आइन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और आज भी हम उस नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। लेकिन उस नुकसान की जो सबसे बड़ी
जो एक उसको डैमेज को भरा गया, वो आज के दिन जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं आईनी तरमीम को और पार्लियामेंट को मजबूत किया, उसी तरमीम के जरिए तो बहुत सारा जो डैमेज था वो पुर हुआ। सर, इसके अंदर जो पाकिस्तान के 2 सूबे बिलखसूस हमारा खैबर पख्तूनख्वा, उसे खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया। पहले हम NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा करते थे। उस सूबे की आवाम के पास तो उनका अपना नाम भी न था। उसी तरमीम के अंदर उनको उनकी शनाख्त दी गई। गिलगित को मजबूत किया गया, बलूचिस्तान को हुकूक दिए गए, सिंध के उन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया जो सालों से सिंध कंट्रीब्यूट कर रहा था। सर, ये बहुत जरूरी है कि आज के दिन बहैसियत एक डेमोक्रेट, बहैसियत एक लेजिस्लेटर, बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन, हम इस बात को याद करें और याद रखें कि अगर 18वीं तरमीम ना होती, खुदा न खास्ता, तो जितने मसाइल से पाकिस्तान पिछले चंद बरसों में गुजरा है, मिसाल मैं आपको सर कोविड की देती हूं। आपको पता होगा कि पिछली हुकूमत, जो शख्स पिछली वफाकी हुकूमत पर काबिज था, वो तो ये कहा करता था कि जिस सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है, वो सूबा उसका सूबा ही नहीं है। और उसकी एक मिसाल सूबा सिंध है सर। और ये आज मिसाल देनी इसलिए जरूरी है कि कोविड के दौरान जो साबिका वजीर आजम है, उस शख्स ने सिंध को उसके हाल पे छोड़ दिया था। अगर 18वीं आईनी तरमीम ना होती और अगर वो शोबे जो डिवॉल्व होकर सूबाई हुकूमतों के पास ना गए होते, तो सिंध की आवाम बहुत ज्यादा तकलीफ में होती। लेकिन सिंध हुकूमत ने वो एक हुकूमत बनकर, वो मजबूत खुद मुख्तार हुकूमत बनकर दिखाया, जिसे वफाक की मुखालफत का सामना था। लेकिन सर, कोविड हो या फ्लड्स हो या कोई और तरक्की हो, सिंध सूबे ने अपनी खुद मुख्तारी के जरिए अपने लोगों को मजबूत किया और ये साबित किया कि वाकई 18वीं तरमीम जो है वो सूबों के लिए अहम तरीन तरमीम थी आइन के हिसाब से। सर, बाकी सूबे भी अपना काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि 11-12 करोड़ पर मुश्तमिल आबादी का सूबा पंजाब एक ऐसे वजीर आला के हवाले किया गया जो बेचारा सिर्फ एक कठपुतली था। वहां पर फैसले करने वाले कोई और लोग थे। वहां तक ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट्स एक खातून के जरिए कराई जाती थी और उसकी हिस्सेदारी थी। तो सर, जब आप अपने सूबों को इस तरह अंडरमाइन करें, जब आप करोड़ों की आवाम जो इन सूबों में बसती है, इन फेडरेटिंग यूनिट्स में बसती है, उनकी विल को, उनकी जरूरियात को इस तरह दरगुजर करें, तो फिर वही होता है सर जो ऐसे अहमकों के साथ आज हो रहा है, जिन्होंने इस पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, जिन्होंने 2 सूबाई असेंबलियों को अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर दिया और आईनी क्राइसिस खड़ा कर दिया पाकिस्तान में, और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। और अब कहते हैं कि जी अब हमें केयरटेकर हुकूमत भी कबूल नहीं, हम इसके खिलाफ भी हैं। तो भाई, अल्लाह ने तो आपको ये मौका दिया था कि आप पार्लियामेंट में बेशक ऑपोजिशन में बैठे, अगर आप हार गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर आप आइन के आर्टिकल 95 के तहत आने वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए हैं और इस हाउस का एतमाद खो चुके हैं, तो भी ऑपोजिशन की बेंचेस मौजूद थी। अब वो 2 हमारे कोई भेज देते हैं ऑनरेबल मेंबर्स इनके जानिब से, जिनसे शायद इस्तीफे जिनके मंजूर नहीं हुए, लेकिन बैठ के बाहर अब वो कंफ्यूजन का शिकार है, हमने इस्तीफे दे दिए। सर, आप स्पीकर हैं, यू नो बेटर देन एनीवन एल्स इन द हाउस कि इस्तीफे देने के बाद भी इनके अराकीन तनख्वाहें उठाते रहे, इस्तीफे देने के बाद भी
इनके वुज़रा जो थे साबिक हुकूमत के, वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में बैठे रहे, पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम है, गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल करते रहे। ये कौन सा प्रिंसिपल है सर? द डे आई इफ आई हैव टू रिजाइन एंड द डे आई रिजाइन, दैट इज द डे दैट आई शुड नॉट गेट एनी पर्क्स, एनी सैलरी, बिकॉज आई मेड दैट डिसीजन। मेरा कॉन्शियंस कहता है कि आई शुड नॉट गेट ऑल दिस। सर ये कैसा प्रिंसिपल था कि आप इस्तीफे दें मगर तनख्वाहें मिले, इस्तीफे दें मगर लॉजेस में रिहाइश मिले, इस्तीफे दें मगर मिनिस्टर्स एनक्लेव में घर हो, इस्तीफे दें मगर सरकारी गाड़ियां भी हमारे पास हो, सरकारी पेट्रोल भी हमारे पास हो। सर अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। और अब जब आपने वो इस्तीफे बिल आखिर कहा कि जी अब तुम्हारे इस्तीफे जो हैं वो इस्तीफे हैं और मैं मानता हूं, उसके बाद भी मुझे का खासा इल्म है कि आपके आगे भी काफी गिड़गिड़ाए हैं। लेकिन सर जो फैसले हैं वो इसलिए दूरअंदेश होने चाहिए कि उसके असरात क्या मुरत्तब होंगे। अब इन लोगों ने तो फैसला कर लिया कि जी पार्लियामेंट छोड़ दो, सड़कों पे आ जाओ, इंतशार फैला दो, पाकिस्तान को हिला दो। जो इस वक्त ऑनरेबल सदर की कुर्सी पर फाइज हैं, वो भी ये कहा करते थे कि कराची को हम बंद करके दिखाएंगे, कराची को हम आग लगा के दिखाएंगे। सर कराची किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, कराची शहर पाकिस्तान की धड़कन है। उसको बंद कराने वाले नेस्तो नाबूद हो गए हैं। उस कराची में पर्चियां बांटने वाले, बोरियों में लाशें देने वाले, हथियार और असले की बात करने वाले आज कहीं नजर नहीं आते। तो हमें इंतशार से ना डराएं, हम देख चुके हैं वो दौर। हम सिर्फ ये आपके तवस्सुत से कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इंतशार का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए अमन की जरूरत है, और उस अमन के प्रोसेस में जिसने ईंट लगानी है वो ईंट लगाए। इंतशार की आग में तीली ना दे, बल्कि तरक्की में ईंट लगाए, अमन के कयाम में अपना हिस्सा डाले। आज पाकिस्तान को वो 18वीं आईनी तरमीम मिली जिसने पाकिस्तान के आईन को मजबूत किया। वो आईन जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया, वो वादा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया, वो मिशन जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया और सदर आसिफ अली जरदारी ने उसको आगे बढ़ाया। आज पार्लियामेंट शुक्रिया अदा करती है उन्हीं सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जिन्होंने पार्लियामेंट को बाइख्तियार किया, वजीर आजम को बाइख्तियार किया, और आज उनकी उस कोशिश से, उस कदम से, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मर्तबा ये पार्लियामेंट मुस्तकिल अपना टेन्योर पूरा करने जा रही है। तो ये मुबारकबाद आपको भी मैं पेश करती हूं बतौर स्पीकर। सर एज अ डेमोक्रेटिक वर्कर, एज अ पॉलिटिकल वर्कर of a democratic party, I want to congratulate all the parliamentarians sitting here today. This is a day to celebrate. Thank you, sir. Thank you, Mr. Sahiba. मियां जावेद लतीफ साहब जी, मैं अभी आता हूं आपकी तरफ से। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अभी मेरी बहन ने महनाज अकबर साहिबा ने मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की शहादत के हवाले से जो बात की और जो जज्बात आपने बतौर इस ऐवान के कस्टोडियन के जो आपने जिनका इजहार किया, यकीनन हम सब को आपसे यही तवक्को थी। और जो बात मेरी बहन कर रही थी उनके हवाले से, और जो आपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी वादा किया, ये सारे हाउस का ना सिर्फ मुतालबा है, जज्बात हैं, बल्कि ज़रूरत है। मेरी गुजारिश होगी कि जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब अपनी ज़िंदगी में जो नज़रियात, जो सोच और जिनका इजहार मुख्तलिफ औकात में वो करते रहते, एक बहादुर इंसान थे, और अपनी ज़िंदगी से 2 दिन जाने से 2 दिन पहले यहीं खड़े होकर जो वो बात कर रहे थे,
मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपने अल्फाज में जिक्र करना चाहता हूं। गुजारिश ये है कि आज आइन की, कानून की पासदारी की जब बात होती है तो उसमें बड़ा ये जोर शोर से कहा जाता है कि आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। यह आइन की एक शिक है, जरूरत है, हम सब उसके पाबंद हैं, मगर क्या जिसका अभी शाजिया मरी मेरी बहन भी बात कर रही थी, इस आइन का 18वीं तरमीम का, तो क्या मेरा आइन ये कहता है कि जस्टिस मुनीर से, उसकी जजमेंट से जो सिलसिला पाकिस्तान के अंदर इंतशार का शुरू हुआ और वो चलते चलते पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटने का मूजब बना, वो सिलसिला जारी रहे? क्या पिछले 1 हफ्ते से आपके नजरों में और आपके कानों में ये आवाज मुख्तलिफ तरीकों से सुनाई दे रही होगी कि 2 जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाने के लिए हमारे वजीरे कानून को हुकूमते वक्त और ताकतवर लोगों ने कहा? और क्या अगर इंसाफ फराहम करने वाले अगर किसी दबाव से इंसाफ फराहम करने वाला हिस्सा बनेंगे, किसी कोटे में आएंगे, मेरिट के बगैर आएंगे, तो फिर आज किस बात का रोना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें अदल नहीं मिल रहा? फिर यह बताया जाए कि वो जो 2 जूनियर जज साहबान, मोहतरम जज साहबान सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने, तो ताकतवर लोग जो थे उस वक्त के, उन्होंने कौन सी बात कही जो आज पूरी नहीं हो रही, या कौन सी बात पे वजीरे कानून साहब जो हैं वो मजबूर हुए, ये हाउस को बताना चाहिए। लोग सुनना चाहते हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जब जब क्राइसिस आए, आईनी हो, माशी हो, या पाकिस्तान के अंदर दाखिली इंतशार हो, उसके पीछे कौन से फैसले होते हैं और किन के किए हुए फैसले होते हैं? और अगर आप उन फैसलों को, किए जाने वाले फैसलों को नजरअंदाज करके आप कहें कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, कैसे आएगी? आप ये बताएं कि कल का एक चीफ जस्टिस वो कह रहा है कि डैम का फंड जो है, जो जमा किया, वो मेरी मर्जी, मैं उसका जवाब हिसाब दूं या ना दूं। पहले तो ये बताया जाए, ये कानून साज अगर हाउस है तो ये पूछने का मजाज है क्या कि अगर अदलिया में बैठे लामहदूद इख्तियारात के मालिक अगर चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाएं, अगर आपके माशी मामलात को भी वो चलाना शुरू कर दें, आपके स्टेट बैंक को भी वही हदायत दें, तो फिर जो इस रियासत के बाकी अदारे हैं फिर उनको बंद कर देना चाहिए। फिर एक अदारा, क्योंकि हमारी माशी जो सूरत हाल है उसमें रहते हुए अगर अदारे काम नहीं कर सकते तो फिर
उनको इतना खर्च देने की, इतना पैसा देने की जरूरत नहीं, वो भी बचा लिया जाए और एक अदारा काम करे। जून आ रहा है, बजट भी वो ही पेश करें। और आज आईएमएफ से जो आप नाक रगड़ रगड़ कर उनकी तमाम शराइत और पाकिस्तानी कौम के पेट पर पत्थर बांधकर उनका गला घोंट कर आप इतनी कड़ी शराइत पे उनके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि हर चीज आप जो वो डिमांड करते हैं पूरी करने के बाद वो छलांग लगाते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत है और आईएमएफ जो है वो लोकल है। फिर ये जो मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, और जो इस इंपोर्टेड हुकूमत को, जो साइफर को, जो पाकिस्तान के बाहर जो आलमी कुव्वतें हैं, जो उनकी आलाकार हुकूमत है बकौल उस शख्स के, तो फिर आईएमएफ को तो इनकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए था। और अगर ये मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर इंपोर्टेड कोई और है, फिर वो आलमी एजेंडा कोई और पूरा कर रहा है। और ये कब से हो रहा है पूरा? भाई आप कौमी जमातों को तोड़ते हो, और याद रखें जब कौमी जमात को तोड़ा जाता है रियासत को कमजोर किया जाता है, और जब कौमी लीडर का कत्ल किया जाता है पाकिस्तान का हिस्सा तकसीम किया जाता है। और ये सिलसिला छोटे सूबों से पहले शुरू हुआ और ये बढ़ते बढ़ते पंजाब तक आ गया। आज पंजाब के लीडर को आप 3 दफा 2002, 2008, 2018 में इंतखाबात से बाहर रख चुके हो। अब किसकी ख्वाहिश है, किसकी मर्जी है, या पाकिस्तान के मफाद में है कि 2023 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ को बाहर रखना चाहते हैं? ये कौम को बता दिया जाए कि ये पाकिस्तान के मफाद में है नवाज शरीफ को बाहर रखना, क्योंकि उसने एटमी तजर्बा किया था, क्योंकि उसने पाकिस्तान को सी पैक दिया था, क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने लगवाए, क्योंकि उसने दहशतगर्दी का खात्मा किया था। इसलिए पाकिस्तान के मफाद में है कि नवाज शरीफ को बाहर रखा जाए। और नवाज शरीफ को किसी को आप कत्ल करते हो, फैसले देते हो, किसी को आप तायात नाहिल करते हो, और किसी के जिंदगी के जनाबे स्पीकर 10 साल, 7 साल एक और 3 साल एक, उसको मुल्क से बाहर रखते हो। 10 साल उसको मुल्क से बाहर रख के अगर ये पाकिस्तान चला है तो फिर दिखा दे कैसा चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा तो फिर आज आप रातों को ये बात कहते हो कि नहीं नवाज शरीफ जरूरी है, तो फिर दिन के अजाले में भी ये इतराफ जुर्म करो कि हमने 2017 में गलत फैसला दिया था। और आज अगर ये इतराफ नहीं होगा तो ये कहा जाता है जब मुझे कि जनाब वो एक पॉपुलर बंदा है, वो घर बैठे उसकी बेल भी हो सकती है, घर बैठे उसकी हाजिरी भी हो सकती है, और कई कई मुकदमात बगैर पेश हुए डिस्चार्ज हो सकते हैं। मगर मेरा केस 7 साल से उसी तरह लटका हुआ है। मैं तो कसूरवार हूं, क्योंकि मेरा कसूर यह है कि मैं इस मट्टी से प्यार करता हूं, इससे मोहब्बत करता हूं। मगर उनके अपने अदारे के अंदर काजी फैज इस्सा, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले और वो साजिश का हिस्सा बनने वाले लोग जो हैं, आज भी कोई अवाने सदर में मौजूद है और कोई जो है वो बनी गाला यजमान पार्क में मौजूद है, और कोई फैज आज भी फैज आम कर रहा है। तो मैं जब ये जनाबे स्पीकर अर्ज करने की इजाजत है, इन्हों के कोल पूछ लो वो जरा जी। मगर
मगर जब मैं ये सवाल करता हूं, जी जी वाइंड अप कर लीजिए। जी, मैं जब ये सवाल करता हूं जनाब स्पीकर कि जब आप हमें इंसाफ के बगैर और किसी के साथ लाडले जैसा सलूक करेंगे, तो फिर आप ये मुतालबा करते हैं कि जो मैं कहूं वो कानून बन जाए, वो इंसाफ बन जाए, वो अदल बन जाए। कोई ये पूछने वाला नहीं कि एक शख्स ने बगैर किसी वजह के 2 असेंबलियां तोड़ दी। पहले ये पूछना चाहिए कि ये 2 असेंबलियां किस बुनियाद पर, किस कानून के मुताबिक तुमने तोड़ी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। ये खिलवाड़ आइन से जो करने वाले हैं, आइन की तशरीह करने वालों को पूछना चाहिए। मगर जो लोग ये कहते हैं कि जनाब इससे मुज़ाकरात होने चाहिए, भाई सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं, करने चाहिए, होते रहेंगे, मगर किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और किसी बड़े दहशतगर्द, बड़े डाकू से, बड़े करप्ट से, अखलाकी कदरों को पाकिस्तान की पामाल करने वाले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और अगर फिर भी किसी की मजबूरी है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करने हैं, हम उसके मुखालिफ हैं। और मैं इस शर्त पर कि अगर कोई नहीं रह सकता मुज़ाकरात से, तो फिर भाई उससे मुज़ाकरात करने की बजाय जनरल फैज से और साकिब निसार से फिर मुज़ाकरात करो। जो असल उसके डिजाइनर हैं, जो असल प्लानर है उनके, जो असल आज भी उसको सहूलतकारी दे रहे हैं। तो फिर अगर मैं ये कहूंगा कि अगर उनसे मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितना आज इंतशार है। अगर तो इंतशार को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हो, अगर पाकिस्तान को फिर से तरक्की की पटरी पर चढ़ाना चाहते हो, तो मेरे जैसे एक सियासी कारकुन की ये तजवीज राय है। और ये राय जो है कल साबित करेगी कि ये दुरुस्त थी। आज साकिब निसार और जनरल फैज को पकड़ लो, पाकिस्तान के अंदर 70% अमन उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप उनको पकड़ोगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी जनाब मौलाना साहब भी बात करना चाहते हैं, मोहम्मद अबू बकर साहब करना चाहते हैं, कांजू साहब, तो ब्रेक कर लें थोड़ी सी या? जी मोहम्मद अबू बकर साहब थोड़ा थोड़ा कर लें सब लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। गुफ्तगू हो रही है जो चंद दिन कबल मौलाना शकूर साहब की शहादत हुई और जिस अंदाज में हुई, तन्हा थे। इस पे भी बात हुई कि सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं। मैं खुद भी अपनी मिसाल देना चाहूँगा कि मैं रुकन कौमी असम्बली हूँ और कराची के हालात और जिस तरह के थ्रेट्स वहाँ पे हैं, और एक और मसला चल रहा है हमारे यहाँ, उस वजह से भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। एक रिक्वेस्ट की हमने, 1 हफ्ते के लिए मुझे एक पुलिस गार्ड दिया गया और उसके बाद इलेक्शन का बहाना बनाकर उसे भी वापस ले लिया। कोई बात नहीं, हम तो अपनी ज़िंदगी हथेली पे लेके घूमते और फिरते हैं और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हैं। तो जिस दिन कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जिस दिन मौत आनी है, वो मौत से हम बच नहीं सकते। लेकिन बहरहाल एक दुनियादारी है, एक तरीक़ाकार है, हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मेरा एरिया बड़ा सेंसिटिव है। बहरहाल मैं इस वक्त, अभी मेरी बहन शाजिया मरी साहबा ने एक बात की और मैं उस पर जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, हम एक इत्तेहाद में इस वक्त शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम इस हुकूमत को लेकर चल रहे हैं। माजी की कोई ऐसी गुफ्तगू या ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं उस MKM का हिस्सा हूँ और मैं मरते दम तक अपनी उस पार्टी का वफादार रहूँगा। लिहाजा ऐसी बातें करना कि बोरी बंद लाशें और क्लाशनकोफ का दफन कर दिया है, तो फिर 88 के अंदर हैदराबाद किला के अंदर किसने फायरिंग की थी और मासूम लोगों की जिंदगियां किसने ली थी, फिर मजबूर होऊंगा मैं भी ऐसी बातें करने पे। लिहाजा ऐसी बातें ना की जाएं
हमें आगे की तरफ चलना है, हमें पॉजिटिव इसको देखना है। और एक ऐसी सियासत दान जिसने पूरे मुल्क के अंदर एक बहरानी कैफियत पैदा कर दिया है, एक ऐसा सियासतदान जिसको सुबह जिस पे केस बनता है और शाम को एटीसी के केसेस उसके ऊपर से वापस ले लिए जाते हैं। सुबह उसके वजीर को, उसके एमएनएस को गिरफ्तार किया जाता है जो साबका है, और शाम को एटीसी से कोर्ट वापस ले लेती है उसके ऊपर दहशतगर्दी का। और हम लोगों को तालियां बजाने के ऊपर आज भी हमारे ऊपर सैकड़ों और दर्जनों केसेस जो हैं और वापस नहीं। तो अदलिया का तो ये दोहरा मेयार भी सामने आ रहा है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था और इसीलिए मैं आपसे इजाजत मांगी कि खुदा के वास्ते माजी की कम से कम इस इत्तेहादी जमात के हवाले से जो हम बाहम शीर और शक्कर की तरह चल रहे हैं, कोई ऐसी बात ना की जाए। फोकस उनको किया जाए जो इस पाकिस्तान को बहरानी कैफियत से गुजार रहे हैं। फोकस उनको किया जाए जो इस पाकिस्तान में सियासी मामलात को खराब कर रहे हैं। फोकस उनको किया जाए जो इस पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उसके बजाय, क्योंकि हम सियासतदानों ने माजी में एक दूसरे पे कीचड़ उछाल दिए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। जी वो जी खोले, माइक खोले, बात जमात ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ये हमारी कोताही है, हमारी गलती है कि जब आज हम किसी के साथ इत्तेहाद में, कल किसी वजह से दूरी हो जाती है तो हम ही उस सियासी जमात के लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनके आलाकार बन जाते हैं जो हम सबको खिलवाते हैं। लिहाजा इस सियासी जमातों को भी, हम ऐवान के अंदर रहने वालों को भी इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि कल अगर जो हम सब का मुस्तरका मुखालिफ है वो कोई बात करे तो उसके साथ उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जवाब ना लिखें। मेरा ख्याल है कि अब्दुल रहमान खान कांजू साहब चलें जरा, अभी एक सेकंड तशरीफ रखें जरा, इनको मिल गया है जी। मोहतरमा मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें, मैं आपको दूंगा, लेकिन जरा कांजू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, मुझे अंदाजा है कि ब्रेक पे जाना है सर। मैं शकूर साहब के बारे में बात करना चाहूँगा सर। इंतहाई अजीम आदमी, जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन मुसलमान होने के नाते से हमें ये ईमान है कि मौत बर हक है सर। मैं अफसोस करना चाहता हूँ फाटा के अवाम से। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं कैबिनेट की, कोई ऐसा इजलास नहीं, कोई हमारा ऐसा प्रोग्राम नहीं। उस बंदे की दो प्रायोरिटी थी कि मेरे इलाके में अमन आए और फाटा मर्जर के वक्त जो वादे हुकूमत पाकिस्तान ने और रियासत ने उनसे किए थे उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए सर। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, JUI से, तमाम उनके कारकुनों से और उनके ख़ानदान से दिली इजहार गम करना चाहता हूँ सर। मौजूदा हालात पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सर कि पुरानी नस्ल हमारे लिए कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं करने जा रही। पहले हम सुनते थे कि 9वीं दे 9 दिहाड़े होंगे ने, जो अफसर या साहब नया आता है उसके 9 दिहाड़े बड़े सख्त होते हैं। अब सर के भी 9 दिहाड़े होते हैं सर। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हर किसी को अपना एहतराम सर, इज्जत सबसे पहले अपने हाथ में होती है। यहाँ पे किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि वो जो बातें जिस नौबत पे, जिस नहज पे पहुँच चुकी हैं। खुदारा पूरी कौम गई है। हमें अपनी अना और अपने जो है पाकिस्तान को पहले रखना चाहिए। हम सब की इस बहस मुबाहिसे में शायद पाकिस्तान पीछे रहता जा रहा है। जो भी इसके मुहर्रकात हैं सर, छोटा मुंह बड़ी बातें करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन मेहरबानी फरमाकर हमारे लिए कोई अच्छी मिसाल छोड़ें ताकि हम आपको आने वाले पाकिस्तान को एक बेहतर शक्ल दे सकें। बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर है, आपको पता है कि जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब ने एक कोशिश शुरू की है, और वो कोशिश किसी जमात के लिए नहीं, वो कोशिश किसी पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए नहीं, वो कोशिश इस मुल्क को इस क्राइसिस से जो इस वक्त मुमलिकत पाकिस्तान को दरपेश है, इस क्राइसिस से निकालने के लिए जनाब सिराजुल हक साहब ने इसको शुरू किया है। जनाब स्पीकर,
हम नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान के इदारे एक दूसरे के आमने सामने हों, और हम ये भी नहीं चाह रहे कि आईन पाकिस्तान के मुतसादिम कोई भी इदारा कोई इक़दाम करे। मुक़न्निना अपना काम कर सकता है और मुक़न्निने का काम कानून बनाना है, कौमी असम्बली का काम कानून साजी है। सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त उस कानून पर अपनी राय, अपना इजहार माफिज ज़मीर और इस हुक्म को या मुस्बत या मनफी ले सकता है जब उसके सामने कोई अपील दरख्वास्त दायर हो या अज खुद सोमोटो एक्शन जिसमें सीनियर रफ़क़ा से मुशावरत के बाद ली जाए, और उस कानून को सामने रखते हुए कि क्या यह कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून बना है, क्या यह आइन के किसी आर्टिकल से मुतसादिम है, इसी बुनियाद पर उसको लिया जा सकता है। लेकिन आजकल इदारों के दरमियान टकराव का सूरत हाल ये है कि इस इदारे में कानून साज इदारे में कानून पास होता है, वो अब निकला नहीं है दरवाजे से बाहर जो कानून, और दूसरे इदारे से उसको ब्लॉक किया जाता है, उसके रास्ते में दीवार चढ़ाई की जाती है कि भाई ये यहाँ इसी तरह रोक दिया जाए। और क्या ये कानून है? ये इदारों का काम है। जनाब स्पीकर, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और मुल्क इंतहाई यानी इसकी माशी हालत जो है वो इंतहाई कमज़ोर है, आपको पता है। और IMF क्या क्या शराइत हम पर नहीं लगा रहा। और फिर अंदरूनी तौर पर सबसे ज़्यादा यानी उस दिन एक बात यहाँ हुई, और वो बात ये थी कि बैरूनी साजिशों से अंदरूनी खलफशार ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इस वक्त मुल्क अंदरूनी तौर पर यकीनन खलफशार का एक गढ़ा बना हुआ है, हर तरफ से साजिशें हो रही हैं। सियासी पार्टियां आपस में डायलॉग ना करें, आपस में बैठे ना, आपस में एक दूसरे के राय को समझने की कोशिश ना करें, एक दूसरे की पॉलिसी को देखने की कोशिश ना करें। जब इंसान बैठ जाता है, बातें होती रहती हैं, उसमें जो जज्बात में होता है उनके जज्बात में 10-20% कमी आ जाती है, फिर वे बात सुनने को तैयार होता है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जनाब स्पीकर, मौजूदा हालात में हम क्या चीज़ें, हमारे तो कोई हैसियत नहीं है। आकाए नामदार बाद आज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद मखलूकात में वाहिद हस्ती आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको क्या फरमाते हैं, हुक्म देते हैं, वशाविरहुम फिल अमल, सहाबाए किराम के साथ आप किसी का कोई भी काम हो दुनियावी, आप उसमें मुशावरत करें। और फैज़ा आज़मता, जब आप एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं, आज़म करें, फतवक्कल अलल्लाह, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करें। और फिर दूसरी जगह फरमाया गया मुसलमानों का जो किरदार है कि वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, इनके काम जो हैं बाहमी मुशावरत से होते हैं। तो इस वक्त भी बाद मीडिया में लोग ये कहते हैं कि फलान ने ये शर्त दिए। देखिए, मुज़ाकरात में शराइत नहीं होते, मुज़ाकरात ओपन होते हैं, मुज़ाकरात में बैठा जाता है, उसमें दोनों तरफ से बातें सुनी जाती हैं, उसके बाद फिर जो है अपने इख्तियारात किसी फरीक को दिया जाता है और वो फरीक दोनों का सुनने के बाद एक फैसला सादिर फरमा देता है। जनाब स्पीकर, अगर ये सूरत हाल, जमात इस्लामी का एक मौक़िफ़ था, वो मौक़िफ़ यह है कि पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली का भी, चारों सूबाई असम्बलियों का भी इलेक्शन एक ही दिन में होना चाहिए। ये जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है। और ये इस वजह से नहीं कि PDM का मौक़िफ़ है, हम PDM के साथ भी नहीं है, हम PTI के साथ भी नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी एक उसूली जमात है, मुशावरती जमात है। उसने फैसला कर लिया कि ये अगर खैबर पुख्तनख्वा और पंजाब के इलेक्शन होंगे तो इससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इससे मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न नहीं होगा, इससे
सियासी इस्तेहकाम तो क्या, बल्कि आइंदा इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होंगे विफाक और 2 सूबों के, तो उस वक़्त अगर ये सूरत हाल रही जो इस वक्त है, ये खाना जंगी के हद तक, ये यूसी के हद तक, ये विलेज काउंसिल के हद तक, ये मस्जिद के हद तक ये खाना जंगी जो है पहुंच जाएगी। तो इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारा जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का काम हो जाए कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेना चाहिए, तो हम आपसे भी 2-3 कदम आगे हम कह रहे हैं कि फुल कोर्ट, उसके लिए आप सीनियर 2 जजेस का नाम लिया है, हम कह रहे हैं फुल कोर्ट बनने चाहिए। और उस सोमो एक्शन लेने से पहले उसके मुज़मरात से, उसके नताइज से, उसके बुनियादी जो खाका है उस पर वो बैठें और बात करने के बाद अगर वाकई उस पर सोमोटो लेने का हक बनता है तो यकीनन वो ले लें और फिर वो जो है फुल कोर्ट इसका फैसला भी कर दे। ये 2 चीज़ें हैं जमात इस्लामी जो अपना मौक़िफ़ बार बार, लेकिन इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये है कि आप फरमा रहे हैं कि जनरल इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हों, और PTI वाले कह रहे हैं कि नहीं 14 मई को पंजाब और खैबर का होना चाहिए। 8 अक्टूबर, हाँ 8 अक्टूबर आप कह रहे हैं, और 14 मई जो है वो कह रहे हैं कि PTI वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन हो पंजाब और खैबर का। हम कह रहे हैं कि 14 मई न सही, 8 अक्टूबर भी न सही, दरमियाने कोई रास्ता निकाल सकते हैं हम या नहीं निकाल सकते हैं? क्या अपने मुल्क के लिए, अपने आइन के लिए, अपने इदारों को मजबूत करने के लिए, अपने मुल्क की वसाइल को मजीद वुसअत देने के लिए, अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, यहाँ जो सियासी आदम इस्तेहकाम है इसको इस्तेहकाम देने के लिए क्या इतना हम नहीं कर सकते? कोई एक 4-5 कदम आगे चला जाए और एक बंदा जो है 4-5 कदम पीछे आ जाए। लेकिन सियासत में मैंने जो सीखा है जनाब स्पीकर, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अब भी आपसे भी सीखता हूँ, मैं अपने साथियों से भी सीखता हूँ, लेकिन मेरे जो सीखा है वो ये है कि एक पार्टी या एक सियासी वर्कर या एक सियासी लीडर अगर वो जदोजहद करके, दिन रात एक करके, मेहनत करके अगर वो 100 कदम आगे चला जाता है और वहां से किसी प्रेशर के जरिए से, किसी मुज़ाकरात के जरिए से, किसी चेहरों शख्सियत की वजह से और सियासी मसलहत की वजह से अगर 50 कदम 50 फुट पीछे आना पड़े और वो 50 फुट में खड़ा रहे तो उसको नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी करार दिया जा सकता है। वो कामयाब है। 100% कामयाबी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अगर इमरान खान साहब ये उनके जहन में ये बात है या PDM वालों के जहन में ये बात है कि हम 100% अपने मकासद में कामयाब होंगे, तो वो कभी भी पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में आपको पता है कि इस असेंबली की क्या हैसियत है, आपके और मेरे क्या हैसियत है, ये तो हम देख रहे हैं, ये तो हम सुन रहे हैं, ये तो अमलन आप और हम अमलन अपने आंखों के सामने 24 घंटे देख रहे हैं कि यहां असल कारनामे किसके हैं, कौन इस मुल्क को चला रहा है, कौन इस वक्त जो सूरत हाल इस मुल्क में है इसकी बुनियाद कौन है, कौन लोग हैं। बहरहाल मैं इस वक्त हुकूमत से भी, जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से और मैं PTI से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि जमात इस्लामी ने जिस काम का आगाज कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह PTI के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उसकी तायद की है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी उसकी तायद की है। जो लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी कहाँ है, जमात इस्लामी किस जगह खड़ी है, जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है, तो हम ये बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की पोजीशन ये है कि इस वक्त इस हाउस के लीडर जो हैं उन्होंने उनकी काविशों को सराहा है। जमात इस्लामी वहाँ खड़ी है जहाँ इमरान खान ने भी उनकी काविशों को सराहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क के लिए, हम इस मुल्क को
इस चैलेंजेस से निकालने के लिए, हम इस मुल्क में इस्लामी अपनी माईशत को इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के तौर पर चलाने के लिए, हम इस मुल्क को एक फलाही इस्लामी मुमलिकत बनाने के लिए, हम इस मुल्क को IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अपना रोल, अपना किरदार अदा करती रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं सिराजुल हक साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि इस मौके पर उन्होंने कदम उठाया और उसको अपना ये काम जारी रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में पूरे ऐवान का उसके साथ इसमें भरपूर साथ होगी कि उनको ये किरदार, मेज़बानी का किरदार और पुल का किरदार अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अदा करना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाब कैसुमाल खीलदास साहब, शुक्रिया। जैसे कि गुज़श्ता दिन जो सानिया हुआ वज़ारत मज़हबी उमूर, मज़हबी हमायंगी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का, तो मैं भी उनको ट्रिब्यूट करना चाहूँगा क्योंकि हमारा ताल्लुक़ अक़लियती बिरादरी से है और इस वज़ारत का और इस कायमा कमेटी का भी मैं मेंबर था, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन रहा था। और उन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत और क़यादत में जो मिनॉरिटी कमीशन है उसका एक भी इस असेंबली में पेश हुआ। ये हमारा देरीना मुतालबा था जब से मिनॉरिटी कमीशन बनी थी। मुफ्ती साहब ने उसके लिए भरपूर कोशिश की और इस ऐवान में वो बिल पेश हुआ और कायमा कमेटी में मौजूद है, तो मुझे उम्मीद है वो बिल पास होगा। इस तरह जो भी हमारे मजहबी त्यौहार होते थे, होली हो, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, नौरोज़, जो भी अक़लियतों के इबादत के बड़े दिन थे या जो हमारे फेस्टिवल थे, उस पर वो खुसूसी तौर पे अपनी वजारत से की तरफ से एक खुसूसी प्रोग्राम भी करते थे और ख़ुद उसमें आकर वो सेलिब्रेट करते थे और वो पैगाम देते थे ये तमाम मज़ाहिब रखने वालों का पाकिस्तान है और तमाम मज़ाहिब का हुकूमती सतह पे हम एहतराम करते हैं। और उन्होंने साबित किया कि वो एक आलम दीन थे और इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है, जो इस्लाम में गैर मुस्लिमों के लिए जो हुकूक है उनकी उन्होंने पासदारी की और हमेशा जो भी इशू हुआ हमने उनको कहा तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी तरफ से कोशिश की। मैं उनको उनकी जदोजहद पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ ये सिर्फ JUI का नुकसान नहीं है, उनके ख़ानदान का नुकसान तो है, मगर इस ऐवान का भी और इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी और मजहबी जमातों का भी सबका नुकसान है। पाकिस्तान का नुकसान है। हम एक ऐसे रहनुमा से, एक ऐसे आलम दीन से और एक ऐसे मिनिस्टर से जो हमेशा तमाम मज़ाहिब के लिए हमेशा कोशा रहते थे, उससे महरूम हो गए। तो मैं उनके ख़ानदान से भी और जमात उलमा के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से भी दिली अफसोस का इज़हार करता हूँ। दूसरा सर, यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्शन कब हो और एक साथ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी जदोजहद, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की जदोजहद, हमारे पार्टी की जदोजहद, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जदोजहद, तमाम जमातों के जो इत्तेहादी हुकूमत है उनकी हमेशा जदोजहद जमहूरियत के लिए रही है, सिविल बालादस्ती के लिए रही है, आइन की पासदारी के लिए रही है। तो हम समझते हैं कि हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो जदोजहद की है, जो कुर्बानियाँ दी है, जो कीमत अदा की है, उससे हम अब भी पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे और उसने कीमत अदा की। ये नाअहली की जो दाग था ये उसकी जदोजहद के वजह से हुआ।